हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। आज हम क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 7 को देखेंगे, जिसका नाम है पौधों को जानिए। इस चैप्टर में परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। अगर आप लोग इस चैप्टर के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर में दिए गए हाईलाइट के द्वारा आप अपने नोट्स को तैयार करने में सहायता ले सकते हैं, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संबंध हम एनसीईआरटी की एक लाइन से के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप एनसीईआरटी को जितने बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। संबंध हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों को परीक्षण कीजिए कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हैं धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। सामान्यतः अपने चारों पर्यावरण को देखते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा हमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ पौधे हमसे विशालकाय होते हैं, अधिक लंबे होते हैं, तथा कुछ पौधे हमसे बहुत छोटे होते हैं, और कुछ पौधे बहुत ज़मीन में दिखाई देते हैं। सामान्यतः जो चित्र में दिखाया जाए एक पौधे का भाग है। तो आज हम पौधों के बारे में क्या जानेंगे कि साग, झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं। हम सामान्यतः उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत लंबे। सामान्यतः हम पर अपने वातावरण में जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं जो आपस में बहुत कम लंबे होते हैं, जो हमसे बहुत अधिक लंबे होते हैं, जो हमसे बहुत छोटे होते हैं। आप तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इस धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे कि मुंह वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने को मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि से पास तने के आधार से अथवा कुछ लंबाई व ऊंचाई के पास निकलती हैं। अब हम पीछे पर सभी पौधों की सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों को एक या दो कॉलमों में भर सकते हैं। तो आइए हम अपनी तालिका को देते हैं जिसमें पौधों को संवर्गीकृत किया गया है। यहाँ पौधों के नाम दिए गए हैं, पौधे की ऊंचाई दी, पौधे किस रंग का या पौधे का तना किस रंग का होता है, उसमें शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, और पौधों का संपर्क दिया गया है। जैसे टमाटर है, टमाटर मुझसे छोटा, मतलब सामान्यतः टमाटर का पौधा होता है वो छोटा होता है तथा उसमें हरा और कोमल होता है। ठीक है, इसमें तना नहीं पाया जाता है। इसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के ऊपर निकलती हैं। पौधे का संवर्ग है शाखा, मतलब यह शाख के रूप में पाया जाता है टमाटर। अब यहाँ आम को ध्यान लेते हैं तो आम को टमाटर सामान्यतः बच्चों के से लंबा होता है, मुझसे बहुत लंबा है। ठीक है, यह मोटा एवं कठोर होता है, और यह तने के ऊपर, यहाँ जो पत्तियाँ निकलती हैं ये तने के ऊपर निकलती हैं, और एक वृक्ष होता है आम। अब नींबू देखते हैं तो नींबू मुझसे थोड़ा लंबा है, मतलब सामान्यतः जो नींबू का पेड़ होता है वो एक सामान्य बालक की लंबाई से लंबा होता है, और जिसमें इसका तना होता है वह कठोर होता है, और इसकी शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, और जो इसका संवर्ग है झाड़ी। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वे वर्ग साग, झाड़ी, वृक्ष, जिन्हें हम नीचे चित्र में देख सकते हैं कि जो इस पौधा ए है सफेद साग है, और जो पौधा बी है वह एक झाड़ी है, और जो पौधा सी एक वृक्ष है। शाखा ए का तना सब में पतला है और इसकी शाखाएं ऊपर से निकली हुई हैं। इसका तना पतला और शाखाएं ऊपर से निकली हैं। इसी प्रकार झाड़ी है, इसका तना
तना शाखा से थोड़ा मोटा है, उसकी झाड़ियाँ ऊपर से निकली हैं और जो वृक्ष है इसका तना मजबूत है और इसका जो संपर्क है उस वह एक वृक्ष है। यहाँ कुछ जैसे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार से समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। सामान्यतः चित्र में ऊपर दिखाया गया था। आइए हम फिर से चित्र में देख सकते हैं, यहाँ जो दिखाया गया है चित्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उन्हें सुदृढ़ एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। इन शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने से ऊपर भाग में निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। सामान्यतः चित्र सी में दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था अभी। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और वे भूमि से फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं ये वृक्ष की अपेक्षा सामान्यतः इनका तना मजबूत नहीं होता और ऊपरी भाग तना मजबूत नहीं होने के कारण इनकी शाखाएं जमीन में ही फैल जाती हैं, इसलिए इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अब जबकि कुछ पौधे आसपास में ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख झाड़ी और पेड़ से भिन्न होते हैं। सामान्यतः कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसपास के वृक्षों की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को आरोही पौधा कहलाते हैं, जो शाख झाड़ी से भिन्न होते हैं। और यहाँ संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपनी घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधे के नाम लिखिए। सामान्यतः आपने घर, विद्यालय एवं अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के पौधे देखते होंगे। आप उनके सामान्यतः नीचे कमेंट करके नाम बताइए। आइए हम तना के बारे में जानेंगे और अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह एक गिलास, जल, लाल स्याही और शाखीय पौधा एवं एक ब्लेड। अब एक गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। शाख में तने को आधार से काटकर गिलास में रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखा को अवलोकन कीजिए। सामान्यतः जो एक गिलास में चित्र के माध्यम से दिखाया गया, एक हम गिलास लेते हैं, उसमें 3/4 पानी भरते हैं और उसमें कुछ लाल रंग की बूंदें डाल देते हैं और उसमें एक तन शाखा युक्त पौधा डालते हैं। और आगे देखते हैं, क्या इस शाख में कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यदि हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? सामान्यतः हम जो वहाँ पर शाख देखते हैं वह लाल दिखाई देता है। हम इसको अब अवलोकन करेंगे कि इसमें लाल रंग किस प्रकार पहुँचा। तो आइए देखते हैं। आप तने की मोटाई काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। सामान्यतः जो शाख है उसको बीच से काट के ब्लेड से उसमें हम लाल रंग का अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि तने में दिखाएगी। तने जैसे चित्र में दिखाएगी, तने के जल से ऊपर चढ़ता है। सामान्यतः जो शाख होता है उसमें संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें जल शाख के माध्यम से ऊपर जाता है। शाख के तने के माध्यम से जल ऊपर की ओर पत्तियों की ओर जाता है। इसलिए अब यहाँ हम चित्र बी में तने के खुले सिरे को विवर्तित दृश्य दिखाया गया। सामान्यतः जो जल का ऊपर की तने के माध्यम से जो जल ऊपर की ओर जाता है उसको खुले माध्यम में दर्शाया गया है इस चित्र बी के माध्यम से। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल से की संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। जल अथवा खनिज तने की पतली नलिकाओं एवं पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। सामान्यतः जो पौधा दिखाया गया है इसमें जो अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो तने के माध्यम से नलिका एवं पत्तियों की पौधों की अन्य भागों तक पहुंचते हैं। आगे देखते हैं। अब हम सफ़ेद फूल वाले भागों के साथ यह क्रियाकलाप करें। हम जो सफ़ेद फूल पाया जाता है उसके साथ हम क्रियाकलाप करेंगे। अब एक हम हमने गिलास ए लिया, रखा, उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। इस दूसरी गिलास के साथ उसने कौतूहलकार करने के लिए उसने लंबाई अनुसार आधी दूरी पर दो भागों में काटा
ए भाग को ग्लास बी में तथा दूसरे ग्लास को सी में रखा, जैसे चित्र 7.7 के माध्यम से दर्शाया गया। उसने ग्लास बी में लाल स्याही तथा ग्लास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। ग्लास ए के फूल वाली शाखा तथा आप ग्लास सी बी और सी के साथ दूसरी संयुक्त फूलों वाली शाखा पर अपने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। सामान्यतः जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर पहेली ने इसका प्रयोग करने के लिए एक पौधा लिया, उसने सफ़ेद पौधा लिया, सफ़ेद फूल युक्त पौधा लिया। उसने उस पौधे को ग्लास ए में जो लाल रंग से भरा हुआ है उसमें डाल दिया। उसने कौतूहलवश उस लाल पौधे को बीच से सफ़ेद फूल से युक्त पौधे को 20 से प्लेट से काटकर उसने उसकी एक तना का भाग ग्लास ए बी और एक तना ग्लास सी जो एक तना ग्लास बी में डाला, जिसका रंग लाल तथा तना सी जिसका रंग लाल है पानी का, उसमें डाला। तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब जब आपने क्रियाकलाप 2 के तने की मोटाई में काटा था, तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग को अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इसमें पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो सकती है? क्या स्वयं इसे क्रियाकलापों को भरने का प्रयास कीजिए, आप इन्हें क्रियाकलापों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम आगे पत्तियों के बारे में जानेंगे। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर आप अपनी नोटबुक में नामांकित कीजिए। क्या इनमें सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? सामान्यतः अपने वातावरण में अनेक प्रकार की पत्तियों को देखते हैं। सामान्यतः वो एक प्रकार की नहीं होती और अनेक प्रकार की होती हैं। उनका रंग अलग अलग होता है, उनकी आकृति अलग अलग होती है। तो आइए हम पत्तियों के बारे में जानते हैं। यह तने से ऊपर किस प्रकार जुड़ी होती हैं? हम सामान्यतः जो पत्ती हैं वो तने की ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं। पत्ती का यह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक, सामान्यतः जो पत्ती का चपटा हुआ भाग होता है उसे फलक कहते हैं। क्या आपने आसपास के में जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर जो पत्ती का उभरा हुआ दबा हुआ भाग उसे पटल और जो उसका प्रारंभिक भाग है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान सकते हैं कि क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचें कि पत्ती विशेष छाप नहीं हो सकती है, तो क्रियाकलाप आपकी पुनः विचार एवं मजबूर कर देगा। आइए हम अब क्रियाकलाप 3 देखते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी में पन्ने के नीचे रखिए। सामान्यतः हम एक पत्ती लेते हैं, उसको पत्ती को एक पेज के नीचे रखते हैं। अब आगे देखते हैं। चित्र 7.9 के अनुसार करिए। जैसा ही चित्र में दिखाया गया है आप उसके अनुसार कीजिए। दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए अथवा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखा के साथ साथ छाप दिखाई देती है? क्या आप छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखीय संरचनाओं को सिरा कहा जाता है या कहते हैं। सामान्यतः हमने जो कागज पर पत्ती की आकृति को अंकित किया है उसमें जो लाइनें दिखाई गई हैं वो सिरा होती हैं, उन्हें जिन्हें सिरा कहा जाता है। क्या आपकी पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई है जो दिखाई देती है? यह मध्य सिरा, जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों एवं सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन का सिरा विन्यास कहते हैं। यदि ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी हो तो यह सिरा विन्यास या जालिका कहलाती हैं। सामान्यतः जो उसका मुख्य सिरा होता है उसके आसपास अनेक सिराएं पाई जाती हैं, जिसे सिराओं का जाल कहा जाता है। यह जालिका कहलाती हैं। जालिका रूपी
कहलाती हैं। जैसे चित्र 7.10 में दिखाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गई पौधों की के सिरा विन्यास। जो पौधा ई है वो जालिका रूपी है और जो पौधा बी है उसकी समानांतर है। अब आगे आपने देखा होगा कि घास की पत्तियाँ हैं, यह सिराएं एवं दूसरे समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास से समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उसके सिरा विन्यास के अध्ययन कीजिए। सामान्यतः हम जो पौधे होते हैं उनकी हम पत्तियों को बगैर तोड़े उन सिराओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से होते हैं, जिसको करने के लिए हमें अन्य सामग्री या आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। चाक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले, कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति संचित एवं धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। जिस किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा के चित्र के अनुसार पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। सामान्यतः जो 7.11 चित्र में दर्शाया गया है कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। सामान्यतः हम इस परीक्षण को करने के लिए एक पौधा लेते हैं, उसमें कुछ पत्तियों को थैली के माध्यम से ढक देते हैं और उस थैली को धागे से बांध देते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए धूप में रख देते हैं। पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दीजिए, धूप में रख दी और उसे धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? सामान्यतः इसमें कुछ बूंदें दिखाई देंगी। किस थैली में जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई हैं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलना चाहिए। सामान्यतः हमने जो परीक्षण किया उसके माध्यम जो हमने पौधे पर थैली चढ़ाई थी उसका प्रयोग होने जाने के बाद उस थैली को हटा देना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रियाकलाप को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे में बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों में बाष्पोत्सर्जन से निकलने वाली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? यह हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। जल की विभिन्न अवस्थाओं में बदल सकते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल की बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों का यह भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करते हैं। आइए इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें सामान्यतः जिस आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो हम देखते हैं। पत्ती, स्प्रेड, बीकर, परखनली, बर्नर, जल प्लेट और आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेड डालें जिससे पत्ती में उसे पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती में हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए। अब पत्ती को परख नली में सावधानी से बाहर निकाल कर जाल में की भांति जल से भली भांति धोएं। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। सामान्यतः हम एक परख नली लेते हैं, उसमें कुछ पत्ती डालते हैं, उसको हम वो गर्म करते हैं और उसको पानी से धुलते हैं, जैसा ही चित्र में दिखाया गया है। अपने प्रक्षेपण की तुलना में आपने अध्याय 1.3.2 में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार इनका परीक्षण करते हैं। हमने पीछे देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग में आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग एक पदार्थ में उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। जो सामान्यतः हरे पौधे हैं और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग
किया जाता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अन्यथा भोजन में विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का प्रक्षेपण किया जा सकता है तथा यह पौधे के किसी और भाग में नहीं होता है। इसे जानने के लिए इस उपयोग को क्रियाकलाप की कुछ दूसरी विधि द्वारा दोहराया जा सकता है। पौधे युक्त इस गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए। जो पौधे युक्त गमले को 1-2 दिनों के लिए बंद कमरे में रख दीजिए। वहीं लिखते हैं, इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर के काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को दूसरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आवश्यक रूप से डाले गए काले काले कागज से ढकी हुई पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग में आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसे मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनमें से देखा है कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियां जल से की कुछ मात्रा में वाष्प उत्सर्जन होता है। इन तने में पत्ती का जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। सामान्यतः जो पौधों को जल प्राप्त होता है वो जल जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। आइए हम जड़ का परीक्षण करते हैं और आइए हम जड़ के बारे में जानते हैं। इसके लिए जो सामान्यतः हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें किसी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसको देखते हैं। 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड तथा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 और 5 के विद्यार्थियों के समूह बनाकर करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार की 1 से 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों का कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे में एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसे चित्र 7.14 में दर्शाया गया है। दूसरे पौधे को जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, जैसे चित्र 7.14 में दर्शाया गया है। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। एक सप्ताह बाद पश्चात इसका प्रक्षेपण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों के नियमित रूप से जल दिया जाता है, परंतु एक की भी जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में जड़ एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। इस क्रियाकलाप करने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री होगी उनको देखते हैं। इसमें जो आवश्यक सामग्री होगी वह मक्का एवं चने के बीज, रुई, कटोरी एवं जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीजों और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई में हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि में से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जमाए या जकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने में पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों
की विविधता दिखाई देती है। आइए इसे को पता करने के लिए एक क्रियाकलाप को देखते हैं। जैसे कि चित्र 7.16 में आपने देख सकते हैं कि क्या दर्शाया गया है, और जी प्रकार 7.B को देख सकते हैं जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। ध्यानपूर्वक प्रक्षेपण कीजिए। इनको मतलब कि सामान्यतः जो चित्र दिखाया गया है इसको ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र को देखने के पश्चात अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 के समान दिखाई देती हैं? अगर जो चित्र दिखाया गया अभी दिखाया था यह जो चित्र है नीचे दिखाया गया है एक ही तरह है। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान का मक्का तथा चना लिखिए। चने तथा मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस प्रकार किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं? आइए इसका भी पता लगाते हैं। इस क्रियाकलाप को करके देखते हैं। खुले मैदान में जाइए, वहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी में खोद कर निकाली और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17 जैसी हैं या अथवा चित्र 7.17b की तरह है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। जिन पौधों की जड़ें 7.17e के चित्र की तरह हैं उनका मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, अथवा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.b की तरह हैं, जो यहाँ दर्शाया गया है कि समान होती हैं, उन्हें में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहा जाता है। यहाँ सामान्यतः जो चित्र 7.17e में जो चित्र यहाँ दर्शाया गया है वो यह है, मूसला जड़ है, और 7.17b में जो जड़ दिखाई गई है वो रेशेदार जड़ है। तो आइए हम आगे देखते हैं। पौधों के समूह एक के रेशेदार जड़ वाले पौधों को मुख्य बी में रखिए, अथवा समूह के ए के पौधों की पत्तियों को देखिए। इनका सिरा विन्यास किस प्रकार है? समूह बी के पौधों के पत्तियों की सिरा विन्यास किस प्रकार है, इसका अवलोकन कीजिए। नीचे दी गई सारणी में 7.17 चित्र में इसके माध्यम से जो जड़ दिखाई गई उनका अवलोकन कर उनके बारे में सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार के बारे में हम इस निम्नलिखित तालिका में लिख सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या इन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियां का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी 7.1 में सही रूप में भर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन एवं संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेलिपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं। यहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस प्रकार के सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, जैसा कि चित्र 7.18 में दिखाया गया है कि तना दो तरफा की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखित है कि तने में कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं।
अगले परिच्छेद में हम इस पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए हम पुष्प के बारे में जानते हैं। सामान्यतः गुलाब के पौधे में 3 आरेख नीचे दिखाए गए हैं, जो जैसे कि जिसमें चित्र 7.19 ABC दर्शाए गए। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान कर सकते हैं, क्यों? जैसे चित्र 7.1 में पुष्प 7.1 में जो चित्र ए दिखाया गया है, पुष्प को रंगने के लिए आपसे किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आप में से घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले? आइए इन्हें कुछ पुष्पों का अध्ययन करके जानते हैं। सामान्यतः चित्र 7.19 में जो गुलाब के फूल दिखाए हैं उसके 3 भाग दिखाए हैं। चित्र ए में पत्ती विहीन शाखा, यहाँ जो दिखाया गुलाब का जो पुष्प है पत्ती विहीन शाखा में है, और जो चित्र बी में पत्ती सहित शाखा में दिखाया गया है, और जो चित्र सी है इसमें पत्ती, पुष्प एवं शाखा तीनों हैं। आइए हम क्रियाकलाप 10 देखते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे की 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज आवर्धक, लैस एवं जल। आइए हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प का पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार से कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन था? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इसे बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सामान्यतः यहाँ जो 7.20 चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पुष्प दल क्या होता है और पुष्प दल क्या होता है और बाह्यदल क्या होता है। यहाँ जो दिखाया गया है, यह ऊपर दिखाया गया जो पंखुड़ियाँ और नीचे दिखाया गया है वो बाह्यदल है। अब हम इसके माध्यम से निम्न प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। इनमें से कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों से की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? हम अब तालिका को देखते हैं पुष्प और इसका प्रक्षेपण के माध्यम से, अब पुष्पों की प्रक्षेपण के माध्यम से गुलाब का हम प्रक्षेपण करेंगे। जैसे गुलाब, यहाँ पंखुड़ियों की संख्या है, पंखुड़ियाँ अनेक हैं। बाह्यदलों की संख्या 5 है। पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं, पृथक हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र हैं। स्त्री केसर उपस्थित है। गुलाब में सामान्यतः पंखुड़ियाँ अनेक होती हैं, बाह्यदल 5 होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं पृथक पृथक होती हैं, पुंकेसर स्वतंत्र होता है और इसमें स्त्री केसर पाया जाता है। अपनी कक्षा की सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रक्षेपण सामग्री 3 में लिख सकते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए और उनके प्रक्षेपण इस सारणी में के माध्यम से आप लिख सकते हैं। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परीक्षण को पूरा पढ़ लें। आइए हम इस परीक्षण को पढ़ते हैं। आप पुष्प के एक आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी में जुड़ी हुई हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प एवं पंखुड़ियों की लंबाई काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए
पायदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए जैसे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र 7.22 में दर्शाया गया है। यहाँ चित्र में स्त्रीकेसर और पुंकेसर साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ चित्र 7.23 में अब ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें विभिन्न पुष्पों के पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दर्शाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर में दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसमें नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पुष्प के भाग के केंद्र में स्थित उसे स्त्रीकेसर कहा जाता है। यदि आप इस पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो इसे पुंकेसर को हटा दीजिए। चित्र 7.22 में 24 में दर्शाया गया है कि स्त्रीकेसर किन भागों में पाया जाता है। आइए हम क्रियाकलाप 11 देखते हैं। आइए अब एक पुष्प को अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। अब हम एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए आप नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर सकते हैं कि अंडाशय किस प्रकार का होता है। अलग अलग पुष्पों को 2 अंडाशय पाए जाते हैं। आप अंडाशय एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 की भांति रखकर से 2 भागों में काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट को सेक्शन या जल की बूंदें रखी है। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या जैसा कि चित्र में 7.26 में दिखाया गया है। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। सामान्यतः जो चित्र दिखाया उसका आंतरिक भाग का अपनी बुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों के अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क में बगीचे में जाइए अथवा अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप उस बगीचे के माली या अपने अध्यापक की सहायता ले सकते हैं और उनका नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? बाह्य पुष्प ऐसे भी जिनमें पुष्प युक्त पुंकेसरों का कोई भाग नहीं पाया जाता। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग पाया जाता है? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल, पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी देखा है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों का बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में आगे बढ़ सकते हैं। हम फलों के विषय में अगली कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अब इस पाठ का सारांश देखते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जा सकता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होता है। सामान्य पत्ती में पर्णवृत्त फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर होता है।